मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आँखों में गुंजाइश नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज के इस एपिसोड में आप जान रहे हैं कि लगातार हम टांडा के अजीम शख्सियत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में टांडा के उर्दू अदब की एक अजीम शख्सियत को आपके सामने लेकर आया हूं, जिनका नाम है कि खालिद आज़म साहब, जो आपके सामने हैं। अगर आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में बात किया जाए तो आपकी इब्तदाई तालीम की शुरुआत होती है कंजुल उलूम से, फिर कौमी इंटर कॉलेज जाते हैं, फिर वहाँ से निकल कर एसटी इंटर कॉलेज होते हुए फिर एसटी में ही उसकी एक ब्रांच है टीएनपीजी कॉलेज से, जहाँ से आप बीए की डिग्री हासिल करते हैं। फिर आप हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद चले जाते हैं और वहाँ से एमए की डिग्री हासिल करने के बाद फिर आता है ये 1995 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मतलब कि वो साल था, क्योंकि आपने 1995 से महकमा पुलिस उत्तर प्रदेश में बहैसियत उर्दू ट्रांसलेटर के रूप में मुलाजमत शुरू की। तब से आप लगातार वहीं पर हैं। अब बात करना है कि हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शायरी हमारी टीम लगातार आपको टांडा के, चाहे वो नशिस्त हों या फिर अदबी प्रोग्राम हों या अदबी मुशायरे हों, आपकी शायरी को आपको वहाँ पे देखा करते तब फॉलो किया करते थे। अब बात करना है ये है कि जो आपकी ये किताब है जिनका टाइटल है कि लिबासे फ़िक्र। इस लिबासे फ़िक्र में बहुत से शायरों ने आपने कि जो ये लिबासे फ़िक्र है ये गज़ल की है, आपने पूरे तरीके से गज़ल कही है। लेकिन जब बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे जो स्कॉलर हैं आपके बारे में लिखा, तो उसमें मुझे पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ और ये मालूम हुआ कि आपको सभी शायरों ने एक नया नाम दिया है, लेकिन वो इस तरह मतलब कि बहुत दिनों से लोग उर्दू अदब में ये है जिसको हम लोग बात करते हैं जदीद गज़ल के बारे में। तो आपने जदीद गज़ल के लिहाज से आपको जो आपके शायर हैं, आपके जानने वाले हैं, आपको जानते हैं और वो चाहते हैं कि आप इसी लाइन में, इसी सिंफ में शायरी करें। तो सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है और शुक्रिया अदा करते हैं हज़रात का भी। तो जैसा कि अब मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारी टीम लगातार आपको फॉलो कर रही, और आपकी जो किताब है कि लिबासे फ़िक्र किताब है, ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। अब इसमें आपने जो एक इंतसाब लिखा है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी किताबों देखी हैं, पढ़ी है, लेकिन जितना इंतसाब मुझे इसका अच्छा लगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि उन बुज़ुर्गों के नाम जिनके कदमों के नकूस हमारे लिए मिसले राह हैं, जो हमें राह अमल पर गामज़न करके सरबलंदी और कामयाबी की उसी मंजिल पे पहुंचा देना चाहते हैं, जो आज भी अहले दुनिया के लिए बाइसे रस्क है। फिर आप एक शेर कहते हैं इसी में कि है अगर फ़त्ह ज़फ़र की आरज़ू, आओ फिर खालिद जला दें कश्तियाँ। जो आपकी ये कहते हैं इंतसाब बहुत ही अच्छा था। आप भी अगर किताब इनकी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ये कहना था कि लगातार आप गज़ल में आप शायरी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप गज़ल के जो आपको लोग कह रहे हैं कि जदीद शायरी करते हैं, तो आप मतलब कि जो पहले गज़ल के माने था कि औरत से बात करना, औरों से गुफ्तगू करना, औरतों की तारीफ़ करना, हुस्न को बेनकाब करना, कहने का मतलब कि गज़ल एक तरीके से महदूद थी। लेकिन जब आपकी किताबों को पढ़ा गया, आपकी शायरी को देखा गया, तो उसमें बहुत सारे सामाजिक को लेकर आप आए हैं, इकोनॉमिक्स को लेकर आए हैं, तमाम पहलुओं को आपने उसमें समेटा। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? अब उर्दू अदब का तालिब इल्म में था शुरू से, और मैंने मुताला किया। डॉक्टर ज़ौकी साहब मेरे उस्ताद थे। हाई स्कूल में ही कौमी में जब मैं था जी, तो मास्टर अतीक साहब मुझको बहुत मानते थे जी, वही लेकर मुझको ज़ौकी साहब के पास आए, और फिर ज़ौकी साहब के मैं इतना करीब हो गया कि उनके उम्र के आखिर हिस्से में, बल्कि 2 दहाई में मैं उनका सबसे चहेता शागिर्द था। तो उनके पास इल्म का ख़जाना था। फिर उनके बाद रविश साहब से मेरा ताल्लुक़ हुआ, तो उनकी शायरी जदीद शायरी थी, बिल्कुल जदीद शायरी थी।
तो उन्होंने उनसे मुझको फैज़ हुआ। फिर अतार साहब ने हमको बहुत कुछ बताया। अतार साहब के तवज्जुह से हमें मुश्ताक कानपुरी साहब से मिलने का मौका नसीब हुआ। हाँ, वो आप उसकी बुक में लिखे हैं उन्होंने। और मुश्ताक साहब बहुत बड़े शायर थे। जी। उन्होंने मुझको मेरे लिए रास्ते हमवार कर दिए और तौजीह के साथ इस्लाह फरमाई। तो मुझको ये लगा कि हाँ, अब शायरी हो सकती है। तो और ये देखा गया कि पुरानी शायरी जो है वो वही महबूब के और उसके सरापा के, या तो फिर दुनिया से मायूसी और कुनूतियत की तरफ, हाँ, मतलब उसमें हाँ, उसमें ये कह सकते अपने हैं कि हालात से फरार। तो हम लोगों ने कहा कि अपने गिरदोपेश के जो मसाइल हैं, हमारे जो मामलात हैं, लेटेस्ट मसले, जीएसटी आ गई, 92 में बाबरी मस्जिद का सानिया हुआ, इस तरीके से जो हादसात होते हैं, हम उसको कलमबंद करने की कोशिश करते हैं गज़ल के अंदर। गज़ल के ज़रिए। और गज़ल कहते कहते कभी कभी अपने नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी शेर कह देते हैं। हम उसको भी गज़ल का हिस्सा बनाते हैं। हाँ, जैसे मतलब पहले, मतलब हम गज़ल में सब कुछ लिख सकते हैं। हाँ, पहले क्या शायरी होती थी कि तेरा मजनू हूँ सहरा की कसम, तलब में हूँ तमन्ना की कसम। पहले ये क्या था कि ये क्या होता है कि ओली मोहम्मद ओली दखनी का एक शेर था, उन्होंने मतलब कि बहुत महदूद के, लेकिन आपके शायरी पढ़ने के बाद मतलब कि तमाम पहलुओं को आपने उसमें किया। तो और क्या होता है कि तो कितनी मुश्किल शायरी है क्या पहले के जो कहते कि महदूद शायरी मुश्किल होती है मानते हैं कि आपकी की जो मौजूदा जदीदियत की शायरी गज़ल में है, ये आपको बहुत? देखिए, जदीदियत या कदीम में कोई वो नहीं है बहुत बड़ा मसला ये है कि हम शायरी क्यों कर रहे हैं, शायरी का मकसद क्या है। सही बात। हम शायरी तफरीह के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शायरी अपनी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि शायर बहुत हसास होता है। अल्लाह ने हमको वो चीज़ फितरत में दी है, वो कुदरत की इनायत है। हमको ये एहसास हो जाता है कि आगाही हो जाती है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। हम उसको कलमबंद कर देते हैं और अपने जो मसाइल लेते हैं उनको उठाते हैं ताकि इंसानियत की और इंसानों की खिदमत हो सके। शायरी का कोई मकसद होना चाहिए, बगैर मकसद का क्या हम कर सकते हैं। और ये देखा जाता है कि अगर फिर जैसे बहुत सारे मतलब पुराने शायर में देखा जाए तो आपको उनमें से जैसे कहते कि मीर तके मीर हों तो वो भी गज़ल कहा करते थे, तो उनकी तरीके से वो मतलब पुराने में आपको किसको अच्छी शायरी लगती है? अब मीर साहब सबसे अच्छे सबसे बड़े शायर हैं। हाँ, वो नाजुकी उनकी लब की क्या कहिए जी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, उनकी शायरी। हाँ, इस तरीके के अशार वो कहते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अच्छा, आप हमेशा उर्दू के तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन पहले के आप जो उर्दू हमेशा एक कि मतलब कि ये उसका डिक्रीजन मतलब कि हमेशा नीचे जाती रही है और ज़बान के मुकाबले। देखिए, ज़बान का ताल्लुक़ जो है जब राइज होगी, जो सिक्का बाज़ार में चलेगा वही दौड़ेगा। हमने अपने घरों से निकाला, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, अपने मिलने वालों को मैसेज लिखते हैं तो हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू हम जानते हैं कि उन्हें उर्दू में लिखते हैं। हमारे बोर्ड दुकानों के उसमें उर्दू गायब है। जो चलन में नहीं होगी जब तक कोई ज़बान, तो वो उसका ज़वाल हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है उर्दू का ज़वाल नहीं हो रहा है, हम इससे नाउम्मीद नहीं हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर होंगे इंशाल्लाह। और तो आपको मतलब कि जैसे आप मतलब कि शायरी करते हैं, गज़ल की शायरी करते हैं, तो आपके नज़दीक आपको कौन सी गज़ल बहुत मतलब कि बेहतर लगती है? आप अगर हमारे सुनने वालों को सुनाएं तो बेहतर रहेगा। दो शेर आपको सुनाता हूँ कि गज़ल में दर्द का हर एक पहलू बांध देते हैं। गज़ल में दर्द का हर एक पहलू बांध देते हैं, रदीफ़ो काफ़िया यूं अहले उर्दू बांध देते हैं जी। रदीफ़ो काफ़िया यूं अहले उर्दू बांध से डरते नहीं, तारीख़ शाहिद है। सलीबोदार से डरते नहीं, तारीख़ शाहिद है। गमे हालात के हम लोग गेसू बांध देते हैं। बढ़िया शेर है ये।
और इस तरीके से, और इसमें अगर जो हमारे खुशी से कौन जिल्लत और रुसवाई उठाता है, खुशी से कौन जिल्लत और रुसवाई उठाता है, बुरे हालात ही पैरों में घुंघरू बांध देते हैं। नहीं, ये है बढ़िया सा है। मतलब कि जी। हालात ही बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इंसान क्या क्या बनने वाला है। और ये देखा जाए कि आपके जो उस्ताद थे कि डॉक्टर ज़ौकी साहब, आप उनकी शायरी में क्या पाते थे? क्या वो गज़ल भी कहते थे कि उनकी क्या थी? डॉक्टर साहब गज़ल भी कहते थे, बहुत अच्छे शायर गज़ल के थे, उस्ताद थे। नातिया शायरी में कोई उनका सानी नहीं था। नज़्म बहुत अच्छी कहते थे। 1942 में उनकी नज़्म जो है आज़ादी बहुत अच्छी है और जोश को टक्कर दे रही है। उनकी ज़बान इतनी अच्छी थी, क्योंकि अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू इन 4 ज़बानों पर उन्हें बहुत दस्तरस हासिल थी। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों को मैंने उनसे राय लेते देखा, उनसे मशवरा करते हुए देखा, उनके कदमों में बैठ के। अच्छा, और ये अब देखा जाए कि जो नई नस्ल है, अगर इनको मतलब कि उर्दू की तरफ ले जाना है तो हमारे समाज के लोगों को या फिर मतलब कि गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए कि नई नस्ल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उर्दू की तरफ आएँ? क्या करना चाहिए? एक मतलब कि बेसिक, मतलब कि फाउंडेशन से क्या करना चाहिए? इनकी इब्तदाई तालीम अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं हो पा रही है, जी। तो घर पर जैसे हम अरबी का इंतज़ाम करते हैं, उसके साथ उर्दू की भी तालीम दिलाएं। और दीनी कुतुब हैं हमारे लिए, सब दीनी असासे हैं सब उर्दू में, उनको पढ़वाएं, फिर उनसे आगे आगे। मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर थी। मेरे दादा जो हैं फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अखबार पढ़ा करो। तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझको अखबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खेल से दिलचस्पी थी। हाँ, गेम। तो मैं अखबार में खेल का कॉलम पढ़ना शुरू किया और फिर वहीं से उर्दू मेरी अच्छी होती चली गई। वहाँ से तो उर्दू पढ़ाया जाए, उर्दू पढ़ने के लिए तरगीब दी जाए। हमारे अतार अब्दुल्ला साहब हैं टांडा में, मकतब चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। कुछ ज़मीन पर उतर के काम किया जाए। सिर्फ जो है इंटरव्यू और मुशायरे करके हम उर्दू का फ़रोग नहीं कर सकते हैं। इसको आम तरीके से चलन में लाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। और इसमें ये एक चीज़ और देखा जाता है कि ये उर्दू से जब आदमी, उर्दू में क्या था कि लोग, जैसे एक परसेप्शन ये बन रहा है समाज में कि उर्दू पढ़ने से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो ये भी कहा जाता है कि जब जिस ज़बान को पढ़ने से हमको जॉब, मतलब कि जॉब नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं से लोग दूर होते हैं। इस पर ये एक परसेप्शन समाज में है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, रोज़ी रोटी का मसला अलग है और कुछ लोगों को मिलती भी है, सबको नहीं मिलती। लेकिन ये हमारी मादरी ज़बान है और अपनी मादरी ज़बान का हमें इल्म होना ही चाहिए, क्योंकि हम कोई भी दुनिया का इल्म सीखना चाहेंगे तो अपनी मादरी ज़बान से बेहतर कोई ज़रिया नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी ज़बान में वो बात नहीं पैदा हो सकती है। इसलिए सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं, बल्कि अपनी मादरी ज़बान के लिए इसको जो है पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर नई नस्ल के बच्चों को कि हमारी कौम के बच्चों को या किसी के हिंदुस्तान के कोई हो दुनिया में, अगर उनको मतलब गज़ल के शायरी करने हैं, मतलब गज़ल की शायरी करना हो, तो कैसे कर सकता है वो? उसको क्या, मतलब कि पहले क्या करे कि एक शायर के मतलब कि कुछ 2-3 शेर खुद कहने लगे, वो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको तो समझना पड़ेगा कि रदीफ़ क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, बहर क्या होती है, वज़न क्या होता है। फिर इतना तो समझने के बाद फिर वो उसके समझ में आने लगेगा कि मतलब कैसे कर सकते हैं। टूटा फूटा कहता है, टूटा फूटा कह के कोई अपना अच्छा उस्ताद ढूंढ ले। ऐसे ही नहीं, कोई उस्ताद होना चाहिए। तो उस्ताद जब मिल जाएगा तो वो अपना रास्ते पे उसको धीरे धीरे, मैं समझता हूँ कि करीब डॉक्टर ज़ौकी साहब के पास मेरे 50 पर्चे ऐसे थे जिसको उन्होंने खोल के देखा ही नहीं। अच्छा। लेकिन कभी मेरी हौसला शिकनी नहीं की कि कुछ नहीं, बेकार कहते। नफ़रतों से भरे जहान में हैं, नफ़रतों से भरे जहान में हैं, हम बहुत सख्त इम्तिहान में हैं। नफ़रतों से भरे जहान में हैं, हम बहुत सख्त इम्तिहान में हैं। धूप का कहर जानते ही नहीं,
धूप का कहर जानते ही नहीं। जानते ही नहीं जो बड़े लोग साहिबान में हैं। धूप का कहर जानते ही नहीं जो बड़े लोग साहिबान में हैं। एक मुद्दत हुई वो आए थे, तो जो एक मुद्दत हुई वो आए थे, खुशबुएं आज तक मकान में हैं। एक मुद्दत हुई वो आए थे, खुशबुएं आज तक मकान में हैं। और किसने दस्ते दुआ उठाया है, किसने दस्ते दुआ उठाया है। रंग ही रंग आसमान में है, किसने दस्ते दुआ उठाया है। रंग ही रंग अच्छा से आसमान में है। और चोटियां हौसलों से सर होंगी, चोटियां हौसलों से सर होंगी। क्या हुए रास्ते ढलान में हैं, क्या हुए रास्ते ढलान में हैं। और गोया मसरूफ़ हैं इबादत में। काफिया तो जो चाहूँगा, गोया मसरूफ़ हैं इबादत में। आज हम लोग रक्तदान में हैं। गोया मसरूफ़ हैं इबादत में। आज हम लोग रक्तदान में हैं। और शौक़ देखो ज़रा अमीरों के, शौक़ देखो ज़रा अमीरों के। मछलियाँ कांच के मकान में हैं। शौक़ देखो ज़रा अमीरों के, मछलियाँ कांच के मकान में हैं। पर शिकस्ता सही मगर खालिद, पर शिकस्ता सही मगर खालिद, कुछ परिंदे अभी उड़ान में हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे रक्तदान का। अभी परसों ही दैनिक भास्कर ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि डेली 12,000 लोग हिंदुस्तान में की रक्त की कमी की वजह से उनकी डेथ होती है। इसलिए हम सभी समाज के लोगों को जो इस तरीके के नौजवान हैं या जो दान कर सकते हैं रक्त को, ब्लड को डोनेट करना चाहिए। तो मैं आपका भी एक शेर सुना रहा हूँ कि जो कि आपका कि इनकी बुक में है कि लिबास फ़िक्र में मुझे बहुत अच्छा लगा कि फरियाद भी करने की इजाज़त नहीं मिलती, फरियाद भी करने की इजाज़त नहीं मिलती, हक बात सुने जो वो अदालत नहीं मिलती। फिर आगे एक शेर इसमें था कि ये कैसी अदालत है तेरी कि मुंसिफ़, ये कैसी अदालत है तेरी मुंसिफ़ दौरान, सच बात भी कहने की इजाज़त नहीं मिलती। ये आप मतलब कहने का मतलब आपकी शायरी बहुत ही मुकम्मल शायरी है। तो अब मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ कि एक चीज़ और अब ये बताइए मुझे कि आप नात पाक भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि दोनों में बहुत की थिन लेयर का डिफरेंस होता है कि क्या होता है कि अगर ज़रा सा मतलब भटके तो दोनों में आप मतलब किस पे ज़्यादा आप मतलब कि गौर से शायरी करते हैं? देखिए, नात पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो बहुत संभल कर कहना पड़ता है, बहुत मुहतात रहना पड़ता है। और गज़ल में तो बस कहते चले जाइए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है ना। और वहाँ ज़रा सा अगर चूक गए तो तलवार की धार पर चलना होता है। इसमें नहीं तो ईमान जाने का खतरा बरकरार रहता है, इसलिए उससे कम हम लोग। अच्छा, आप बोलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में ये कहा जाता है कि इंसान बहुत आदी हो जाता है, हर चीज़ों से सख्त होता है। लेकिन आप ऐसे डिपार्टमेंट में होते हुए भी इतनी सॉफ्ट शायरी करते हैं, इसका क्या है? जी, अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस में आज तकरीबन 28 साल मेरी नौकरी होने जा रही है। और वहाँ खिदमत खल्क़ का बहुत मौक़े हैं, खिदमत खल्क़ के बहुत मौक़े हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी शायरी को ये हुआ कि मुख्तलिफ़ समाज के मुख्तलिफ़ तबकों को बहुत और उनके मसाइल को बहुत करीब से देखने का और उसका तज़किया करने का मौका मिलता है, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया और मेरी शायरी में वो आ जाएगी। मतलब वो शायरी का एक हिस्सा बन गया इधर। अब वो आपकी शायरी बेहतर होती चली जा रही है। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई पुलिस डिपार्टमेंट में होता है बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है जैसा कि कहते हैं, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें नहीं है। तो उर्दू के लिहाज से मैं आखिरी चीज़ कहता हूँ कि आप हमारे नई नस्ल के, हमारे कौम के बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें और उर्दू की लिए जो है प्रोग्राम कराएं। अपने मोबाइल में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मोबाइल में उर्दू ऐप डाउनलोड करावें और अपने दोस्तों को, घर वालों को, जानने वालों को
जो कुछ लिखना है उर्दू में लिखे भाई, हमारी मादरी ज़बान है। हाँ। एक चीज़ और बात करना है, आप देख रहे हैं कि टांडा में अक्सर प्रोग्राम होते हैं, चाहे नाच मतलब कि नाच पाक में मिलाद शरीफ के प्रोग्राम हों, नशिस्तों के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नई नस्ल के बच्चे नहीं जाते हैं। इसका क्या वजह माना जाए? तो उर्दू से दूर हैं और उसमें उनको लुत्फ़ नहीं आ रहा है, और माहौल का भी असर होता है। जैसे हमारे टांडा में नातिया मुजाहरे का माहौल है, उसके लिए मोहल्ले मोहल्ले में कई कई अंजुमने हैं, हम्म। और वो लोग भी लेकिन हिंदी में वहाँ- लिख के पर्चा पढ़ते हैं सब। लेकिन वहाँ पब्लिक नहीं पहुँचती है। एक चीज़ ये हम लोग क्या लगता है, लगातार मैं इसके पहले भी अपने एपिसोड में इस पर डिस्कशन किया था, तो एक चीज़ ये देखा जाता है कि जो प्रोग्राम होते हैं बहुत देर में शुरू होते हैं, 12 के बाद शुरू होते हैं। ये बहुत गलत है। अगर 12 के बाद शुरू होंगे, जो हमारे 6 के 7 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगले दिन फिर मंडे को स्कूल जाना रहता है, तो वो तो नहीं जाएंगे ना। ये हमारे यहाँ बहुत ख़राब रिवाज है। नशिस्तों का टाइम 2 से 5 होना चाहिए। हम लोग इलाहाबाद में प्रोफेसर हमारे थे उस्ताद मोहतरम फजल इमाम साहब, हमीदिया कॉलेज में माहाना नशिस्त करते थे, 2 से 5 होती थी। उसमें मकाले भी पढ़े जाते थे, अफसाने भी पढ़े जाते थे दिन में। दिन में। और मैंने अपनी किताब का इजरा किया था, इसकी भी नशिस्त दिन में ही की थी। अच्छा। और चूँकि रातों को जागना हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, तो सुबह में ड्यूटी रहती है। तो ये हम लोग के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज हमारे आज एक नशिस्त का दावतनामा मिला, 10 बजे बुलाया गया। 10 बजे। तो देखिए, तो इसमें क्या एक नई नस्ल बच्चे नहीं जाएंगे? लोगों को जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनको अपने प्रोग्राम को नीचा इस रवाज दिन में प्रोग्राम कराने का रवाज को फ़रोग दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है विषय। अच्छा, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर लेता हायर एजुकेशन किया आपने, ये वहाँ से एमए किया उर्दू में, तो और अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट टांडा से एमए से उर्दू करता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करता है, तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई पड़ता है दोनों की पढ़ाई में, दोनों की एजुकेशन लेवल में क्या डिफरेंस के साथ दिखाई पड़ते हैं? तो वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं। मेरे ज़माने में प्रोफेसर जाफ़र रज़ा साहब थे, वो मरसिया पढ़ाते थे। एक कथा पढ़ाने में उनको 2-3 पीरियड लेना पड़ता था। ऐसी तशरीह करते थे कि बस सुनते रहिए, एक शेर की एक मिसरे की। हाँ, प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब का अंदाज़ बिल्कुल निराला ही था। वो बिल्कुल मतलब जदीद अंदाज से ला करके हालात पे रखते पढ़ाते दास्तान थे। हाँ, रिल्ला के मतलब और लाकर हालात से जोड़ देते थे उसको, तो बिल्कुल जैसे दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती थी। तो और वहाँ लाइब्रेरी है बड़ी बड़ी, पढ़ने के लिए लिखने के लिए तरगीब दी जाती है, प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो इससे वहाँ बहुत फ़ायदा होता है। और आगे कंपटीशन के लिए भी तैयारियाँ कराते हैं, तैयारी हो जाती है। हमारे प्रोफेसर अहमद अली साहब, जिनका मैं फ़ैन हूँ बिल्कुल, अहमद अली फ़ातमी साहब, वो तो IAS और IPS के बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं उर्दू सब्जेक्ट की। तो अब यहाँ कहाँ हो पाएगा? हाँ, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर गलत है कि लोगों को हायर एजुकेशन में जाना है उर्दू को लेकर, तो कौन सी किताबें बेहतर, मतलब कि क्या पढ़ा जाए? नज़्म में कौन सी से मतलब कि राइटर की किताब बेहतर आपको लगती है? कि आप लोगों ने क्या पढ़ते थे उस वक्त लखनऊ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? बहुत सारी किताबें रही होंगी, तो कुछ आपको जो आपके प्रोफेसर थे, जो टीचर्स थे, वो तो कहते थे कि हाँ इनकी ये पढ़िए आप। ये हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है। किताबों का पढ़ने के लिए इंतखाब ज़रूरी होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो गाइड करते थे कि आपको इस राइटर की किताब पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बाजार से खरीद कर पढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत सारी बुकें हैं, तो उसमें वो मतलब मेयार कायम नहीं रह पाता मतलब है। जो हमको एक गलत है कि एक क्राइटेरिया से हम हट जाएंगे जी। तो इस तरीके से तो आज हमारी गुफ्तगू हो रही थी। अब इस बार हम लोगों ने थोड़ा प्रोग्राम में चेंजिंग ये किया कि हम लोग शायरी कम करते हैं, हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो एक आज 25 साल 28 साल से नौकरी कर रहा था उसके बारे में जाने। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे तो समाज में जानने का हमको मौका मिलेगा, और किस तरीके से नई नस्ल के बच्चों को आगे बढ़ना है ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप सभी को बेहतर लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये आज का प्रोग्राम आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे कदम की
कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपने बात किया था कि रक्तदान की, तो आप लोग भी रक्तदान करने के बारे में सोचिए, जिससे डेली 12,000 मरने वालों की संख्या कम की जा सके। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।